मुद्रा क्या है? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। बस मुद्रा दे करके हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। मुद्रा के आने से पहले हमारी अर्थव्यवस्था में चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जहाँ पर वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता है, यानी एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु को लिया जाता था। एक वस्तु दे करके दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था, वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। जिसके अंदर जिसे वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। सी इकोनॉमी, सी इकोनॉमी वस्तु अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। मुद्रा जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली की बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। उन कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। कठिनाइयाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 कठिनाइयाँ हैं। पहली कठिनाई आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई। पहली कठिनाई का नाम है आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई, ये पहली कठिनाई। दूसरी कठिनाई का नाम है मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। दूसरी कठिनाई का नाम है मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव। तीसरी कठिनाई भविष्य में किए जाने वाले, तीसरी कठिनाई भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों की नहीं, ठेके के भुगतानों की कठिनाई, ये तीसरी कठिनाई है। चौथी कठिनाई मूल्य संचय की कठिनाई अथवा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। ये वस्तु विनिमय प्रणाली जब चलती थी, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर ये 4 कठिनाइयाँ होती थी। पहली कठिनाई आवश्यकता का दोहरे संयोग की कठिनाई। पहली कठिनाई का नाम क्या है? आवश्यकता का दोहरे संयोग की कठिनाई। आवश्यकता का दोहरे संयोग की कठिनाई ये कहती है कि इसमें एक व्यक्ति के पास चावल है और उसे आटे की ज़रूरत है। चावल दे, उसके बाद देने के लिए चावल है और उसे ज़रूरत है आटे के लिए, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो चावल लेने के लिए तैयार हो और आटा देने के लिए क्या हो? तैयार हो। यानी उसके पास बेचने के लिए आटा हो और खरीदने के लिए आटा हो और बेचने के लिए क्या हो? चावल हो। तो वो दोनों मिल करके एक दूसरे की आवश्यकता को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। दूसरी कठिनाई, जब वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाई होती थी, पूरी तरीके से कठिनाई होती थी। और मुद्रा के आ जाने से ये कठिनाई पूरी तरीके से क्या हुई? समाप्त हुई। आवश्यकता के दोहरे संयोग की जो कठिनाई थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई? समाप्त हुई। क्योंकि मुद्रा के आ जाने से अब प्रत्येक वस्तु को मुद्रा के द्वारा क्या कर लिया जाता है? खरीद लिया जाता है। वस्तुओं से लेन देन नहीं किया जाता है। दूसरी कठिनाई की बात आती है। दूसरी कठिनाई मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। दूसरी कठिनाई क्या आता है? मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर किसी भी वस्तु की एक निश्चित कीमत नहीं होती है। मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली में आपके पास कार है तो आपके कार का मूल्य हाथी घोड़े गाय भैंस से लगाया जाएगा। आपके पास कार है और आपके कार का मूल्य हाथी घोड़े गाय भैंस से लगाया जाएगा, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में पैसा है नहीं। तो मान लीजिए आपके कार का मूल्य 1.5 हाथी के बराबर आ रहा है, तो क्या करें? अब एक हाथी को काटें? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। यहाँ पर ये कन्फर्म होता था, निश्चित होता था कि एक पक्ष हानि उठाएगा। एक पक्ष हानि उठाए, चाहे हाथी वाला 2 हाथी दे करके हानि उठाए या कार वाला 1 हाथी ले करके हानि उठाए। लेकिन मुद्रा के आ जाने से ये कठिनाई पूरी तरीके से क्या हुई? समाप्त हो गई। ये कठिनाई पूरी तरीके से समाप्त हो गई। मूल्य की एक समान इकाई का अभाव।
अब प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित कीमत है, कार की अलग कीमत है, हाथी की अलग कीमत है। भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों की कठिनाई, भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों की कठिनाई, इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप गांव के जमींदार हैं, आपने किसी मजदूर से काम करवाया, आप उसे वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मजदूरी के रूप में क्या देंगे, देने के लिए पैसा है नहीं, तो स्वाभाविक है आप क्या देंगे, खाना खिलाएंगे, कपड़ा लत्ता दे सकते हैं, उनके बाल बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट दे सकते हैं, यही कर सकते हैं, क्योंकि देने के लिए पैसा नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। लेकिन वर्तमान टाइम पर मुद्रा के आ जाने से, मुद्रा के आने से ये कठिनाई पूरी तरीके से समाप्त हुई। वर्तमान टाइम पे यदि हम किसी मजदूर को काम पर रखते हैं तो हम उसे दिन भर का 8 घंटे का क्या करते हैं, दिहाड़ी पेमेंट करते हैं। मुद्रा के आ जाने से पेमेंट करना क्या हो गया, आसान हो गया। यानी दिन भर का दिहाड़ी पेमेंट किया, उसे मजदूरी दी उसे और काम किया और वो चलता। यह है भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों की कठिनाई। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली में आपने किसी से लोन लिया, 1 कुंटल गेहूँ लोन लिया, आप उसे 1 साल भर के बाद लौटाते हैं, आप भी ब्याज के साथ उसे लौटा रहे हैं। मान लीजिए उसने बोला भाई 125 किलो भाई लोन दे दो, 125 किलो गेहूँ दे दो। लोन आपने लिया था, लोन में उधार में लिया था आपने 100 किलो गेहूँ, 1 कुंटल, अब आपसे मांग रहा है 125 किलो दे दे। जब आप 125 किलो गेहूँ देने के लिए, अब वो बोल रहा है जिससे आपने लोन लिया था, वो बोल रहा है कि जो क्वालिटी वाला, जो गुण वाला गेहूँ मैंने दिया था वही सेम गुण वाला गेहूँ मुझे चाहिए। तो ऐसा भुगतान करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हो सकता है आपका गेहूँ उससे अच्छा हो और हो सकता है आपका गेहूँ उससे बेकार। लेकिन मुद्रा के आ जाने से आज वर्तमान टाइम पर लोन लेना, ऋण लेना और उसका ब्याज भुगतान करना बहुत ही आसान हो गया है। अगली कठिनाई मूल्य संचय का मतलब होता है एकत्रित करके रखना। मूल्य संचय अथवा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। मूल्य संचय का मतलब होता है एकत्रित करके रखना। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारे पास अनाज होता था, अनाज को तो हम एकत्रित करके रख तो लेते थे, लेकिन लंबे समय के लिए एकत्रित करके रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि वो सड़ जाता था, खराब हो जाता था, कीड़े लग जाते थे। लेकिन वर्तमान टाइम पर मुद्रा के आ जाने से एकत्रित करके रखना आसान हो गया है। लोग बैंक में, घर में, कहीं पर भी रख देते हैं, सालों साल पड़ा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई, एक कठिनाई आता है मूल्य हस्तांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना। मान लीजिए आपके पास चावल है, आटे की ज़रूरत है और आपने अपना पूरा गाँव छान मारा, पूरा गांव ढूंढा, नहीं मिला, आपकी ज़रूरत की वस्तु नहीं मिली, तो आप दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे गांव में नहीं मिला, तीसरे गांव में जाएंगे, वहां पर मान लीजिए मिला। तो जो आपके पास है वो आप ढो करके लेकर के जाएंगे और जो आपको ज़रूरत है वहां से ढो करके लेकर के आएंगे। तो लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, कठिनाई होती थी। लेकिन मुद्रा के आ जाने से ये कठिनाई पूरी तरीके से समाप्त हुई। आज वर्तमान युग ऐसा आ गया है कि घर पर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करो और वस्तु आपके द्वार पर पहुंच जाता है। तो ये हमने पढ़ा वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की 4 कठिनाई: आवश्यकता का दोहरे संयोग की कठिनाई, मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव, भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों की कठिनाई और मूल्य संचय या मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। आगे हम पढ़ेंगे मुद्रा के रूप। जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, सरकार के ऑर्डर द्वारा जारी की जाती है। इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है सभी कागजी नोट और सिक्के। तो हमने सीखा आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, जिसके अंदर सभी कागजी नोट और सिक्कों को सम्मिलित किया जाता है। फिर आता है न्यास
मुद्रा। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है, न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्त करता और अदा करता अर्थात लेने और देने वाले के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। न्यास मुद्रा वह मुद्रा है, वह मुद्रा जो प्राप्त करता तथा अदा करता अर्थात लेने और देने वाले के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। तो इसके अंदर आता है चेक। वह मुद्रा जो प्राप्त करता तथा अदा करता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है, वह न्यास मुद्रा कहलाती है, जिसके अंदर चेक, जैसे चेक के लिए काट करके दिया, किसी को चेक इशू किया, आपने दिया भाई मेरे बैंक से पैसे निकाल लो, तो जरूरी नहीं वो कैश हो जाएगा। यहाँ पर विश्वास पर आधारित होता है, हो सकता है कैश हो जाए, इसलिए दोनों पक्षों पर, लेने और देने वाले के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इसलिए इस पर यहाँ पर विश्वास की बात की गई है। तो न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्त करता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। अगला आता है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य, वस्तु मूल्य जो होता है, वस्तु मूल्य बराबर में होता है मौद्रिक मूल्य के, वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है वस्तु मूल्य क्या है, मौद्रिक मूल्य। वस्तु मूल्य जैसे मान लीजिए कागज, जो नोट बनी हुई है, जिस कागज से बनी हुई है, उस कागज की वैल्यू क्या है, कागज की वैल्यू वो वस्तु मूल्य होता है। मौद्रिक मूल्य जो उस पर अंकित लिखा हुआ, भाई ये 2000 की नोट है, ये 10 रुपये की नोट है, ये 500 की नोट है, ये 50 की नोट है, ये 200 की नोट है, तो वो मौद्रिक मूल्य होता है। तो जब वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दो के दोनों बराबर होते हैं तो पूर्णकाय मुद्रा कहलाती है। वर्तमान में ऐसी कोई भी करेंसी प्रचलन में नहीं है जो पूर्णकाय मुद्रा हो। अगला शाक मुद्रा। शाक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वस्तु मूल्य कम होता है और मौद्रिक मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है। वह मुद्रा जिसका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है, जिसका वस्तु मूल्य जो है, वस्तु मूल्य कम होता है, किससे, मौद्रिक मूल्य, यानी मौद्रिक मूल्य का वैल्यू ज़्यादा होती है, वस्तु मूल्य की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। वर्तमान की जितनी भी करेंसी चल रही है सारी की सारी शाक मुद्रा है, उसका वस्तु मूल्य कम है और मौद्रिक मूल्य क्या है, ज़्यादा है। वस्तु मूल्य कम है, मौद्रिक मूल्य ज़्यादा है। अर्थात 2000 की करेंसी है, जैसे 2000 की करेंसी है, उस पर लिखा हुआ है 2000 रुपये, यदि उसकी मान्यता यानी लीगल टेंडर उसका रद्द कर दिया जाए तो शेष उसकी वैल्यू शून्य बचती है, यानी कि कहीं पर भी वो कबाड़े में भी नहीं बिकेगा, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं बचती। तो वस्तु मूल्य जब मौद्रिक मूल्य से कम होता है, वस्तु मूल्य जब मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे शाक मुद्रा कहा जाता है। तो हमने सीखा मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के रूप। पहला आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है, जिसके अंदर सभी कागजी नोट सिक्के सम्मिलित किए जाते हैं। न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है, इसके अंदर चेक आता है। पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। वर्तमान में ऐसी कोई भी करेंसी प्रचलन में नहीं है। शाक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है। वर्तमान की सारी करेंसी शाक मुद्रा में। आगे पढ़ेंगे मुद्रा की पूर्ति। नेक्स्ट हेडिंग मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। मुद्रा की
पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, यानी समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है, अर्थात समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास मुद्रा के स्टॉक से है। तो मुद्रा की पूर्ति से प्राय क्या? मुद्रा की पूर्ति से प्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास मुद्रा के स्टॉक, यानी एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास जो पैसा जो आपके घर में है, आपके जेब में है, आपके बैंक में, जिसे आप उठाकर क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, वो मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। मुद्रा की पूर्ति की स्टॉक अवधारणा है। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास मुद्रा के स्टॉक से है, जिसे आप उठाकर खर्च कर सकते हैं। आगे मुद्रा की पूर्ति के माप। मुद्रा की पूर्ति के माप। मुद्रा की पूर्ति के मापने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3, M4। मुद्रा की पूर्ति को मापने के 4 तरीके हैं, बट आपके सिलेबस में 12th कक्षा 12वीं के सिलेबस में मात्र M1 दे रखा है। सिलेबस में केवल M1 है। M1 के अंदर आता है C प्लस में DD प्लस में OD। C का मतलब है जनता के पास करेंसी, यानी जनता के पास करेंसी का मतलब ये होता है जनता के पास जो पैसे हैं। DD का मतलब होता है जनता की मांग जमा, यानी जनता का पैसा, लोगों का पैसा जो वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे हुए हैं। OD का मतलब होता है अन्य, अदर डिपॉजिट्स, यानी अन्य जमाएं। अदर डिपॉजिट अर्थात अन्य जमाओं का मतलब है जो RBI के पास पैसे रखे हुए हैं। RBI के पास किस किस के पैसे रखे हुए हैं? RBI के पास जो पैसे रखे हुए हैं, किसके पैसे रखे हुए हैं? नाबार्ड के पैसे रखे हुए हैं, IMF के पैसे, विश्व बैंक के पैसे, वर्ल्ड बैंक के पैसे, ये सारे के सारे पैसे जो RBI के पास रखे हुए हैं वो अदर डिपॉजिट्स में शामिल किया जाता है। हमने सीखा मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या है? मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा है। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय है एक निश्चित समय में देश में लोगों के पास मुद्रा के स्टॉक से, है, जिसे आप उठाकर खर्च कर सकते हैं, लोग उठाकर खर्च कर सकते हैं। मुद्रा की पूर्ति के माप। मुद्रा की पूर्ति को मापने के 4 तरीके, M1, M2, M3, M4। आपके सिलेबस में केवल M1 है। M1 के अंदर आता है 12th के सिलेबस, कक्षा 12वीं के सिलेबस में केवल M1 है। M1 के अंदर आता है C प्लस में DD प्लस में OD। C मतलब होता है जनता के पास करेंसी, यानी लोगों के पास जो पैसा है। DD मतलब जनता की मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट, जनता की मांग जमाएं जो वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे हुए हैं। OD मतलब अन्य जमाएं जो RBI के पास रखे हुए हैं। RBI के पास मतलब है नाबार्ड का पैसा, IMF का पैसा और वर्ल्ड बैंक का पैसा। इन सब के पैसे जो RBI के पास रखे हुए हैं। आगे पढ़ते हैं, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? भारत के अंदर मुद्रा की पूर्ति 3 लोग करते हैं। पहला, देश की सरकार यानी केंद्र की सरकार। दूसरा, देश के वाणिज्यिक बैंक।
तीसरा देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई। ये तीन के तीनों मिल करके भारत के अंदर मुद्रा की पूर्ति करते हैं। हमने सीखा मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की पूर्ति करने वाले तीन लोग, देश की सरकार, देश के वाणिज्यिक बैंक और देश का केंद्रीय बैंक यानी अर्थात आरबीआई। ये तीन के तीनों लोग मुद्रा की पूर्ति करते हैं। भारत के अंदर जो मुद्रा की छपाई की जाती है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के हिसाब से छपाई की जाती है। न्यूनतम कोष प्रणाली के हिसाब से छपाई की जाती है। न्यूनतम कोष प्रणाली के अंदर क्या होता है कि 200 करोड़ की संपत्ति, जिसके अंदर 200 करोड़ की संपत्ति आरबीआई के पास गिरवी रखनी पड़ती है। आरबीआई के पास गिरवी रखी जाती, 200 करोड़ की संपत्ति आरबीआई के पास गिरवी रखी जाती है, जिसमें से कंपलसरी यानी अनिवार्य है 115 करोड़ का सोना होता है। 115 करोड़ का कंपलसरी है, 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। बचा 85 करोड़, जो 85 करोड़ बचा, ये सोना भी हो सकता है या फिर विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं। विदेशी प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटी। 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियों को रखा जाता है, तो 200 करोड़ पूरा होता है। इसके बाद मुद्रा की छपाई की जाती है, जिसमें से 2 रुपये की नोट से लेकर के 2000 तक की, वर्तमान में जो 2000 की करेंसी चल रही है, 2000 तक की नोट आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। आरबीआई मैक्सिमम 10,000 की करेंसी इशू कर सकती है। आरबीआई मैक्सिमम 10,000 रुपये का एक नोट क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। जैसे वर्तमान में मैक्सिमम नोट कितने की चल रही है, 2000 रुपये की चल रही है, वैसे तो आरबीआई के पास जो अधिकार है, आरबीआई जो क्या करती है, 2 रुपये के नोट से लेकर के 2000 तक की नोट क्या करती है, इशू कर सकती है। वहीं भारत के अंदर वित्त मंत्रालय या भारत सरकार वित्त मंत्रालय जो होता है वो 1 रुपये का नोट और जितने भी सारे सिक्के हैं, सभी सिक्के वो वित्त मंत्रालय क्या करता है, इशू करता है। 1 रुपये के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वो वित्तीय सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्तीय सचिव, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, ठीक है, वित्तीय सचिव के सिग्नेचर होते हैं। सिक्कों पर किसी के सिग्नेचर नहीं होते हैं। और वहीं 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 तक के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वो भारतीय गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। आरबीआई के गवर्नर, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है 2 रुपये की नोट से लेकर के 2000 तक की नोट। तो हमने सीखा मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की पूर्ति 3 लोग, देश की सरकार, देश का वाणिज्यिक बैंक, देश का केंद्रीय बैंक, तीन के तीनों मिलकर पूर्ति करते हैं। भारत के अंदर जो मुद्रा की छपाई की जाती है वो न्यूनतम कोष प्रणाली के हिसाब से छपाई की जाती है। 200 करोड़ की संपत्ति आरबीआई के पास गिरवी रखी जाती है, जिसमें से कंपलसरी होता है, फिक्स होता है, अनिवार्य होता है 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। आपके पास अगर 200 करोड़ का सोना है तो 200 करोड़ का सोना भी रख सकते हैं। 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां होती हैं। बाकी कंपलसरी 115 करोड़, बाकी जो बचता है 85 करोड़ की प्रतिभूतियां होती हैं। इसके बाद मुद्रा की छपाई की जाती है। 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 तक के नोट आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं, जिस पर 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 तक के नोट आरबीआई के द्वारा छापे जाते हैं, जिस पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। और आरबीआई मैक्सिमम 10,000 की नोट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। वहीं वित्त मंत्रालय क्या करता है, 1 रुपये की नोट और जितने भी सारे सिक्के हैं सभी सिक्कों को वित्त मंत्रालय इशू जारी करता है। और 1 रुपये के नोट पर वित्तीय सचिव के सिग्नेचर होते हैं। सभी सिक्के वित्तीय मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, वित्त मंत्रालय। और मैक्सिमम जो है सिक्का जो है मैक्सिमम 1000 रुपये का सिक्का क्या किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है।